हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी बिश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है हर क्लास के सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंस के बाद में कैसा था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, वो हम देखेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा चैप्टर ही यही है स्टूडेंट्स, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। सो जो 1950 है वो ईयर कौन सा क्या बता रहा है हमें कि हम इंडिपेंडेंस के बाद की बात कर रहे हैं। इंडिपेंडेंस हम लोगों को 1947 में मिल गई थी। तो अब इस चैप्टर में हम जितने भी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं सारे इंडिपेंडेंस के बाद के पढ़ रहे हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट वाले चैप्टर में भी हम लोगों ने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था, लेकिन वो जो एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था वो किस पर फोकस्ड था, या वो कौन सा वाला एग्रीकल्चर था? प्री इंडिपेंडेंस, राइट, बिफोर इंडिपेंडेंस, जब ब्रिटिश रूल था तब एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था वो हमने देखा था। आई होप सो कि वो जो लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ के आए वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और अच्छे से याद भी होगा। अब देखो, अगर आपको वो पता होगा कि बिफोर इंडिपेंडेंस क्या कंडीशन थी तो ही आप अभी का बता पाओगे, मतलब कि अभी ये वाला जो कंसेप्ट है ये अच्छे से समझ पाओगे। अब देखो, ऑब्वियस सी चीज है कि ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स के कारण जो है हर एक सेक्टर डिक्लाइन हुआ। ओके, अब हम यहाँ पर सारे सेक्टर की ना बात करके हम सिर्फ स्पेसिफिक एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने देखा था कि कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स हुआ था ब्रिटिशर्स के टाइम पर, राइट। हम जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फूड क्रॉप से कहाँ पर शिफ्ट करवा दिया था फार्मर्स को? कैश क्रॉप पर, राइट। और जो इंडिया था वो क्या बन चुका था? रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर और फिनिश गुड्स का इंपोर्टर बन चुका था। यहाँ से कैश क्रॉप्स जाते थे एज अ रॉ मटेरियल और वो फिनिश प्रोडक्ट बन के आते थे ब्रिटेन से हमारी कंट्री में, राइट। तो ये बिफोर इंडिपेंडेंस की बात है। अब वो जो कंडीशन थी बिफोर इंडिपेंडेंस वो ऑब्वियस सी चीज है कि जब इंडिपेंडेंस मिला तब भी वही होगी, है ना। कोई बहुत सुधार तो हो नहीं है कि अच्छा इंडिपेंडेंस मिल गई है तो अब एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा हो गया, ऐसा तो नहीं होगा ना। डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए गए, पॉलिसीज फ्रेम की गई, डिफरेंट लॉज लेकर आए गए जिससे कि एग्रीकल्चर सेक्टर ठीक हो सके। और एग्रीकल्चर सेक्टर को ठीक करने का क्या मोटिव था? देखो, सिंपल सी चीज है, हमें पता है कि इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर डोमिनेटेड हम बोल सकते हैं कंट्री है, राइट। यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत डोमिनेट करता है, ओके, बाकी सेक्टर्स को। और उस टाइम पर तो समथिंग नियरली 75% ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट थी, राइट। तो आप देखो कितना बड़ा शेयर ऑफ पॉपुलेशन आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ओके। और बहुत ही छोटा सा शेयर था जो कि आपकी सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जाता था। तो अब उसे जो है एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा प्रपोर्शन था इसलिए उसे इम्प्रूव करना है, दूसरे सेक्टर्स को नहीं करना है, दूसरे को भी करना है, ओके। वो भी हम पढ़ेंगे कि दूसरे सेक्टर्स को कैसे इम्प्रूव किया गया अपने आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनमें, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एग्रीकल्चर पर बेस देख रहे हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, हमने जो हमारा लास्ट वाला लेक्चर देखा था उसमें हमने क्या पढ़ा था? गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, राइट। आई होप सो कि आप लोगों को याद है वो। उसमें हमने 4 बेसिक गोल्स देखे थे कि हर एक 5 ईयर प्लान में ये 4 गोल्स को या ये 4 जो हमारे मोटिव्स हैं वो पूरे होने ही चाहिए। इन 4 गोल्स के बेसिस पर ही हमें दूसरे जो है हमारे प्लान्स बनाने होते थे। क्या थे वो चारों? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी, ठीक है। तो अब ये जो है ये सब में देखना है हमें। अब ये जो चारों थे ना, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी, इन चारों को हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में भी देखेंगे। हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को भी ग्रो करवाना है, उसे मॉडर्नाइज बनाना है, उसमें सेल्फ रिलायंस लेकर आना है और इक्विटी भी चाहिए, ओके। अब क्वेश्चन ये आता है इक्विटी कैसे चाहिए? बाकी सारी चीज़ें तो चलो ठीक है समझ में आ गई, ग्रोथ लानी है कि हाँ उसे ज़्यादा डेवलप करना है, हमें मॉडर्नाइजेशन लाना है, पुरानी टेक्नोलॉजी को अबॉलिश करना है, न्यू टेक्नोलॉजी लेके आना है, सेल्फ रिलायंस बनना है। अब हमें जो है अपने इम्पोर्ट्स पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, कंट्री को खुद सेल्फ रिलायंट बनना है कि वो खुद इतना बड़ा सेक्टर है हमारा
इतने सारे लोग जिसमें इन्वॉल्व हैं, तो उसे सेल्फ रिलायंट बनाए, हमें क्रॉप्स के लिए किसी और कंट्री पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। ओके, लेकिन इक्विटी कैसे लेके आएंगे? इक्विटी में हमें क्या पता है कि सारे लोगों के पास में इक्वल इनकम वेल्थ हो, राइट? मतलब कि जो इनकम का गैप है वो कम होना चाहिए। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में इनकम का गैप कैसे होगा? देखो, बड़े बड़े फार्मर्स भी होते हैं, छोटे फार्मर्स भी होते हैं, राइट? जो बिग फार्मर्स होते हैं, जिनकी लैंड होल्डिंग बहुत ज्यादा होती है, उनकी इनकम क्या होगी? ज्यादा होगी। और जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, जिनके पास में बहुत ही स्मॉल लैंड होल्डिंग होती है, 1 एकर्स या फिर लेस देन 1 एकर्स की, उनके पास में इनकम लेवल बहुत कम होगी। तो इन दोनों के बीच में इक्विटी भी लाना है, राइट? तो ये सारी जो है, ये देखो, ये जो चारों हमारे बेसिक एम्स हैं या बेसिक गोल्स हैं हमारे, वो चारों को हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में भी देखने वाले हैं, ठीक है? नाउ स्टूडेंट्स, ये जो पर्टिकुलर हमारा लेक्चर होगा, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के फीचर्स पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर कैसा था पोस्ट इंडिपेंडेंस वो देखेंगे, ठीक है? क्या डिफरेंट पॉलिसीज फ्रेम की गई, कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को ठीक किया गया, उसकी कंडीशन में इंप्रूवमेंट लाया गया, वो हम अपने कमिंग वीडियोस में देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम अपनी जो एग्रीकल्चर की कंडीशन थी वो समझेंगे, उसके फीचर्स देखेंगे, ठीक है? कि उस टाइम पर एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती थी। ओके, आई होप सो कि इतनी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो फिर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो दैट इज एग्रीकल्चर पोस्ट इंडिपेंडेंस। नाउ देखो, हमारा एग्रीकल्चर प्री इंडिपेंडेंस कैसा था? प्री इंडिपेंडेंस हम बोलेंगे कि एग्रीकल्चर की हालत, एग्रीकल्चर सेक्टर की जो कंडीशन थी वो बहुत ही खराब थी। प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई भी ज्यादा फर्टिलाइजर्स वगैरह नहीं होते थे, मॉनसून पर डिपेंडेंट रहती थी हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर, राइट? अगर नेचुरल क्लैमिटीज आ गई तो कुछ नहीं कर सकते, अगर मॉनसून नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, ज्यादा अगर बारिश हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो मतलब कि प्री इंडिपेंडेंस तो एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन बहुत ही बुरी थी, राइट? अब उसके साथ में क्या हुआ? ब्रिटिशर्स आ गए। ब्रिटिशर्स ने जो कमर्शलाइजेशन किया, उसकी वजह से जो स्मॉल फार्मर्स थे, हो सकता उसमें जो स्मॉल फार्मर्स थे वो किसी ने तो कैश क्रॉप का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, किसी ने नहीं किया। अब अगर कैश क्रॉप का प्रोडक्शन स्टार्ट किया तो अब स्मॉल फार्मर्स को क्या करना पड़ रहा था? फूड क्रॉप खरीदने के लिए, खाना खरीदने के लिए जो है शॉप्स पर जाना पड़ रहा था, शॉप से वो खरीदना पड़ रहा था, लेकिन उनकी इनकम इतनी नहीं थी कि वो इतना खरीद सके, राइट? तो इसकी वजह से क्या हुआ? फेमाइन्स आए। फेमाइन्स मतलब क्या होता है? भूखमरी हो गई, राइट? लोगों के पास में खाने के लिए कुछ नहीं था, ओके? और इसी के साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हुई थी। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे इंक्रीज हुई थी? ये देखो, मैं अभी जितना भी बोल रही हूँ ना, पूरा हमारा फर्स्ट वाले चैप्टर की समरी चल रही है। तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो आपको शायद मेरी बातें इतने अच्छे से समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन अगर आपने आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा तो आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, एक काइंड ऑफ आपका रिविजन ही चल रहा होगा, ठीक है? अब देखो, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे आया था? जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया को क्या बना दिया था? रॉ मटेरियल का सप्लायर, ओके? और फिनिश गुड्स का क्या बना दिया था? इंपोर्टर बना दिया था, फिनिश गुड्स का कंज्यूमर बना दिया था। तो हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्रीज थी स्टूडेंट्स, वो अब ज्यादा वर्क नहीं कर रही थी, वो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर रही थी, बिकॉज जो डोमेस्टिक गुड्स थे उनकी जो डिमांड थी वो कम हो चुकी थी, ठीक है? अब क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो लोग काम कर रहे थे, अब उन्हें इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो काम मिल नहीं रहा, बिकॉज वो इतना प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे, उनकी इनकम नहीं हो रही। तो वो लोग भी कहाँ जा रहे थे? वो लोग भी जा रहे थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, जहां जो कि ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड था, तो वो और वहां पे क्या हो गया? पॉपुलेशन और इंक्रीज हो गई, वो ओवर पॉपुलेटेड हो गया, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या हुआ? लोगों के पास में वैसी इनकम की कमी थी और ज्यादा कम इनकम मिल रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया था। ये सारी कंडीशन थी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है? अब पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ वो हम देख लेते हैं कि क्या हुआ पोस्ट इंडिपेंडेंस। सो देयर वाज नीदर ग्रोथ
नॉर इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। ओके, कॉलोनियल रूल का मतलब हमें पता है ब्रिटिश रूल होता है। सो ब्रिटिशर्स के टाइम पर, दैट इज कॉलोनियल रूल के टाइम पर, ना ही एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ थी कुछ, और ना ही क्या थी, इक्विटी थी। इक्विटी इन द सेंस व्हाट, कि हर एक फार्मर के पास में सेम लेवल ऑफ लैंड या फिर सेम लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी या सेम लेवल ऑफ इनकम नहीं थी। कुछ फार्मर्स ऐसे थे जिनकी इनकम काफ़ी अच्छी थी, कुछ फार्मर्स ऐसे थे जिनकी इनकम बहुत ही ज़्यादा कम थी। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द लैंड टेन्योर सिस्टम वॉज एक्सरसाइज्ड। बिल्कुल सही बात है, लैंड टेन्योर सिस्टम, व्हाट इज दिस? हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा, जमींदारी सिस्टम, राइट? तो स्टूडेंट्स, ये जो जमींदारी सिस्टम था वो आई होप सो कि आप लोगों को याद होगा। सो लैंड टेन्योर सिस्टम प्री इंडिपेंडेंस, उसमें हमने 3 चीजें देखने को मिली थी, मतलब कि हम उसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, द जमींदारी सिस्टम, द महलवारी सिस्टम एंड द रटवारी सिस्टम। ठीक है, ये चीजें जो हैं, ये जो सिस्टम्स हैं, ये आप लोगों ने आपकी हिस्ट्री में पढ़े होंगे। यहाँ पर आपके इकोनॉमिक्स में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इन्हें पढ़ने की, लेकिन फिर भी हमें एक अच्छे से पता होना चाहिए पूरी चीज़ें कि होता क्या था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये जो दोनों सिस्टम्स थे, इसमें क्या होता था, जमींदारी सिस्टम एंड महलवारी सिस्टम में, तो इसमें ये होता था कि एक आपका लैंडलॉर्ड रहता था और एक क्या रहता था, जो टीनेंट रहता था, मतलब कि जो भी लैंड को रेंट पे ले रहा है। ठीक है, अब जिसने रेंट पे लिया है उसे उसका रेंट पे करना पड़ेगा, आपने लैंड यूज किया तो रेंट पे करो। ठीक है, या फिर जमींदारी सिस्टम को आप बहुत अच्छे से ऐसे भी जानते होंगे कि कुछ जमींदार रहते थे, वो लोग जो फार्मर्स रहते थे उनसे कुछ टेन्योर जो है वो कलेक्ट करते थे, जो टैक्स था वो कलेक्ट करते थे, राइट? उसे हम लगान बोलते हैं। तो वो उसे कलेक्ट किया जाता था किस चीज के लिए, बिकॉज उन्होंने उस लैंड को यूज किया। तो ये दोनों सिस्टम्स जो थे वो ऐसे ही थे, दोनों सेम ही थे। इसमें इंटरमीडियरी होता था, फार्मर और जो अल्टीमेट गवर्नमेंट है उनके बीच में एक इंटरमीडियरी होता था। कौन, इन दोनों में कौन हो गया, जैसे कि जमींदार हो गया। ठीक है, जमींदार फार्मर से लेता था, जो मनी उसे कलेक्ट करना रहता था वो, और उसके बाद में वो जो जमींदार होता था वो उस मनी को आगे ट्रांसफर करता था, राइट? तो ये दोनों, इन दोनों सिस्टम में यही चीज होती थी कि एक लैंडलॉर्ड है और एक जो है वो रेंट पेयर है, जिसने कि जो लैंड है उसे रेंट पर लिया ताकि वो वहां पर प्रोडक्शन कर सके। एंड जो लास्ट वाला सिस्टम है, इसमें क्या होता था, तो इसमें देखो ये था कि बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं था। जो फार्मर था वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता था। गवर्नमेंट उस टाइम पर कौन थी, मतलब गवर्नमेंट मतलब लीडर्स कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। तो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स को पे करना या डायरेक्टली किसी भी एक रूलर को पे करना, ठीक है, बीच में कोई भी इंटरमीडियरी नहीं थी, तो वो इस सिस्टम में फॉलो किया जाता था। सो जो लैंड टेन्योर सिस्टम है उसे उसकी हम ये 3 कैटेगरीज देख सकते हैं कि इन 3 वेज में लैंड टेन्योर सिस्टम होता था। ठीक है, अब प्री इंडिपेंडेंट स्टूडेंट्स, ये जो था हमारा लैंड टेन्योर सिस्टम, ये एक्सरसाइज किया जाता था, जिसकी वजह से फार्मर्स की जो कंडीशन थी वो और ज्यादा खराब होती जाती थी। वैसे ही बहुत ज्यादा आउटपुट तो वो लोग जनरेट कर नहीं पाते थे। उसके बाद में क्या होता था, उनकी इनकम बहुत ही मेयर होती थी, बहुत ही कम होती थी, उस पर भी उन्हें क्या पे कर देना पड़ता था, ये जो लैंड टेन्योर सिस्टम था यही वो टेन्योर पे करना पड़ता था उन्हें। तो वो उनकी जो कंडीशन थी वो और ज्यादा खराब होती जाती थी। मतलब कि इन शॉर्ट हम ये बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही बुरी कंडीशन में था प्री इंडिपेंडेंस। ठीक है, द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर फोर्स्ड इंडिया टू इंपोर्ट फूड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, इंडिया में लो प्रोडक्टिविटी थी फूड की, ठीक है, क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन किया जाता था उसकी बहुत ही लो प्रोडक्टिविटी थी। भले ही 75% ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट हो, लेकिन फिर भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वहां पर बहुत ही ज्यादा लो प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती थी। रीजन क्या था स्टूडेंट्स, तो रीजन था प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, मॉनसून पर डिपेंडेंट है,
प्रॉपर हम बोले तो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स नहीं है, प्रॉपर क्रॉप्स नहीं थी, वो जो सीड्स थे वो भी प्रॉपर नहीं थे, तो इसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी रहती थी वो बहुत ही लो रहती थी। ठीक है, तो अब लो प्रोडक्टिविटी के कारण क्या होता था, जैसे कि एक कोई पर्सन है, ओके, एक कोई पर्सन है, आप मानिए उसके पास में 1 एकर्स ऑफ लैंड है। अब उस 1 एकर्स ऑफ लैंड में मान लीजिए कि वो वीट का प्रोडक्शन कर रहा है, वीट के प्रोडक्शन में उसको मिले कुछ 50 केजीज ऑफ वीट ही वो प्रोड्यूस कर पाया 1 एकड़ ऑफ लैंड में। ठीक है, अब उसकी फैमिली को पूरे ईयर जो वीट की रिक्वायरमेंट रहती है वो समथिंग अराउंड रहती है 45 केजी की। ठीक है, तो अब जो फार्मर जिसने 50 केजी का जो प्रोडक्शन है वीट का वो किया था, उसमें से 45 केजी तो वो खुद कंज्यूम कर रहा है, बिकॉज 45 केजी तो उसकी फैमिली को रिक्वायर्ड रहती है। सिर्फ 5 केजी ऑफ वीट ऐसा था जो कि वो सेल कर सकता था। ठीक है, तो देखो कितना स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ वीट था जो कि वो सेल करता था। अब ऐसे ही जो डिफरेंट फार्मर्स थे, मैंने सिर्फ एक फार्मर के बारे में बताया, लेकिन ये कंडीशन ऑलमोस्ट सारे फार्मर्स के साथ में थी कि वो लोग जो प्रोड्यूस करते थे वो लोग खुद कंज्यूम कर लेते थे, उसका बहुत ज्यादा प्रपोर्शन, तो एक बहुत ही स्मॉल प्रपोर्शन ऐसा होता था जो कि वो सेल करते थे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट में आपका जो प्रोडक्शन है, आपके जो फूड है वो बहुत ही कम प्रपोर्शन में आता था, जो कि इनसफिशिएंट था सारे लोगों के लिए। ओके, कंट्री में जो भी रिसाइड कर रहा था उनके लिए वो जो पर्टिकुलर उतना जो अमाउंट ऑफ फूड था वो इनसफिशिएंट था। तो अब ऐसा तो नहीं है ना हम अपने लोगों को भूखा रख लें, अब इन्हें खिलाने के लिए हमें कहीं ना कहीं से तो जो है वो खरीदना ही पड़ेगा फूड को, तो हम क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। फिर देखो एग्रीकल्चर सेक्टर इतना ज्यादा प्रपोर्शन में था हमारी कंट्री में, लेकिन फिर भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। ठीक है, हम इंपोर्ट करते थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, दैट इज यूएसए से इंपोर्ट करते थे बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। ओके, आई होप सो कि आप लोगों को एक एक पॉइंट जो है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। The agriculture sector accounted for the largest share of workforce with approximately 70 to 75%। बिल्कुल ठीक बात है, और यही जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स था। 70 to 75% ऑफ लोग किस पर डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे। ठीक है, सो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वाज फोकस्ड राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5-year प्लान। अब देखो जब आपकी पॉपुलेशन का एक लार्ज प्रपोर्शन, एक लार्ज शेयर सिर्फ एक सेक्टर पर डिपेंडेंट है, तो उस सेक्टर को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो डेवलपमेंट था उसे फर्स्ट 5-year प्लान से ही ध्यान में रखा गया। ओके, जो फर्स्ट टाइम हमारा जो 5-year प्लान फ्रेम हुआ था तब से लेकर जो है एग्रीकल्चर को हमेशा अपने प्लान्स में लिया गया कि इसके डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ करना है। ओके, बिकॉज इतने सारे लोगों के बात थी वो। ठीक है, तो आई होप कि इतने पॉइंट्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगे स्टूडेंट्स। देन कुछ इसके फीचर्स या फिर प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर हम देखें बिटवीन 1950 टू 1990। ठीक है, अभी तक जितनी चीजें हमने पढ़ी है ना, बस वही सब कुछ जो है वो वापस यहाँ पर हम इसके फीचर्स या फिर हम बोलें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी एग्रीकल्चर सेक्टर में वो हम देखते हैं। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखना कि ये जो प्रॉब्लम्स है हम ये कौन से पर्टिकुलर टाइम पीरियड का देख रहे हैं, तो ये हमारा बिटवीन 1950 टू 1990। इस चैप्टर में हम जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक के बात कर रहे हैं, जिस भी पर्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वो 1950 टू 1990 तक का ही है। ओके, बिकॉज चैप्टर के नेम में ही बहुत ही स्पेसिफिकली बता दिया गया है कि हम इंडिया की इकोनॉमी बता रहे हैं बिटवीन दिस टाइम पीरियड। ठीक है, तो क्या थे इसके फीचर्स या फिर प्रॉब्लम्स, लो प्रोडक्टिविटी। अभी हम पढ़ गए लो प्रोडक्टिविटी। देखो जो है आपके जो फार्मर्स थे स्टूडेंट्स, वो क्या थे, इलिटरेट थे। ओके, टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं थी। आज के टाइम में अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी बहुत आ चुकी है एग्रीकल्चर में भी, राइट। प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज हो गई है, पेस्टिसाइड्स आ गए हैं, जो मशीनरीज हैं वो आ गई। मशीनरीज इन द सेंस क्या, ट्रैक्टर्स आ गए, हार्वेस्टर्स आ गए, थ्रेशर्स आ गई हैं।
देखो बहुत सारी चीजें जो है वो डेवलप हो चुकी है। आज अगर हमें हार्वेस्टिंग करना है तो वो चीज इजी है, हम प्रॉपरली हार्वेस्टर से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उस टाइम की बात करें तो तब हार्वेस्टर्स नहीं होते थे, तब अगर हार्वेस्टिंग करनी भी है तो वो एक डिफिकल्ट टास्क हुआ करता था। आज अगर हमें सो करना है जो हमारे सीड्स हैं उन्हें, तो वो विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स हम लोग कर सकते हैं, राइट। ट्रैक्टर्स में एक और टूल लगता है और उसके बाद में वो जो है वो सोइंग प्रोसेस हो जाती है। उस टाइम पर क्या था, बुलॉक, राइट, बैलगाड़ी से वो जो है पूरा सोइंग चलता था। उसके बाद में स्टूडेंट्स जो फार्मर्स थे वो इतने ज़्यादा वेल्दी नहीं थे कि वो लोग कोई भी इनोवेशन कर सके। जो फार्मर्स थे उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जिनके पास में बैलगाड़ी भी नहीं हुआ करती थी, ओके। अगर उन्हें कोई भी चीज़ें या कोई भी एक प्रोसीजर को कंप्लीट करना है तो वो क्या करते थे, वो किसी से रेंट पर ले लेते थे कि भाई आप दे दीजिए, हम थोड़ा सा अपना पूरा सोइंग या हार्वेस्टिंग कर लें, उसके बाद में आपको वापस रिटर्न कर देंगे, राइट। अब ना तो लिटरेसी थी ना ही वेल्थ थी, तो आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें हमें लो प्रोडक्टिविटी देखने को मिली। ये चीज़ हमें आप लोगों को भी अच्छे से पता होगा स्टूडेंट्स कि अगर किसी भी चीज़ को हमें ग्रो करवाना है तो ज़रूरी है कि उसमें इन्वेस्टमेंट भी किया जाए, राइट। तो जब इन्वेस्टमेंट होगा तभी तो वो ग्रो होगी। अब जब लोगों के पास में मनी ही नहीं था तो वो उसमें इन्वेस्ट कैसे करें, राइट। तो जो चीज जैसे चल रही थी वो वैसे ही चल रही थी। जैसे कि देखो जो सीड्स वो लोग सो करते थे उसमें क्या होता था, उन्होंने सो की सीड्स, उसे हार्वेस्ट की, अब वो जो उनके पास में जो क्रॉप जो फूड आया है उसी में से कुछ प्रपोर्शन, कुछ शेयर वो अलग रख लेते थे कि नेक्स्ट ईयर फिर से हमें क्या करना है, इसे सो करना है। अब देखो वो सेम सीड जो है वो रिपीटेशन में चल रही है, उस सीड में भी कोई भी अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है। अगर आप सीड कोई वैरायटी में भी अपग्रेडेशन करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी चेंज होगी, लेकिन वो चीज़ भी नहीं हो रही थी। सब कुछ क्या चल रहा था, वो जैसा चल रहा है चलने दो, ठीक है अभी खाने को तो मिल रहा है, ये वाली कंडीशन थी। बिकॉज लोगों को नॉलेज ही नहीं थी ना कि क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं। तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में लो प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती थी, ठीक है। So lack of knowledge was responsible for stagnation in this sector, ठीक है। क्या स्टैग्नेशन एग्रीकल्चर में होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है। फिर आता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, देखो बहुत ही सिंपल सा ही है। एक सेक्टर है, ये मान लो ये एक ग्राउंड है, ठीक है। इस ग्राउंड पर हमें एक काम करना है, ठीक है। मान लीजिए इस ग्राउंड पर ही हमें क्या करना है, यही हम सोइंग वाले ही लेते हैं कि हमें सो करना है, वीट सो करना है, ठीक है। अब अगर इस ग्राउंड पर मैं बोलूं तो 2 लोग काफी हैं। कितने लोग, 2 लोग काफी है, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, 2 और आ गए, 4 लोग हो गए तो कोई बात नहीं। ये जो पूरा ग्राउंड है इसको हमने डिवाइड कर लिया 4 पार्ट्स में कि ओके फाइन 4 लोग भी इसमें काम कर देंगे, जल्दी काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 4 आ गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब अगर यहाँ पर 8 आ जाए तो इतने लोग कैसे काम करेंगे यार इस पे, राइट। देखो यहाँ पे ये पहले अगर 2 में डिवाइड होता तो चल जाता, ठीक है। बिकॉज ये क्या हो रहा है कि ये बहुत ज्यादा बड़ा ग्राउंड तो है नहीं हमारे पास में, छोटा ग्राउंड है तो 2 काफी है। फिर हमने 4 में डिवाइड किया तो भी चल गया। अब 8 में डिवाइड करो इसको तो ये बहुत ही छोटा छोटा प्रोपोर्शन हो गया। अब इसमें थोड़े से और अगर हम ऐड कर दें, ये आ गया हमारा 10, अगर हम इसको 10 कर दें स्टूडेंट्स तो देखो और जो है हमारी ये जो प्रोपोर्शन है वो और छोटे होते जा रहे हैं। अब ठीक है, बहुत सारे लोगों ने काम कर दिया, काम तो कर दिया, लेकिन अब इन्हें ये इनकम कहाँ से मिलेगी। ये जो पर्टिकुलर लैंड था ये 2 लोगों के लिए सफिशिएंट था। 4 आ गए कोई बात नहीं, हमने एक्सेप्ट किया कि कोई बात नहीं, 4 आ गए 4 में डिवाइड कर लेंगे। अब भाई ये जो पर्टिकुलर लैंड है ये इतना प्रोडक्शन ही नहीं दे रहा कि वो 8 या 10 लोगों को इनकम दे सके, 8 या 10 लोगों के लिए वो काम करवा सके, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, जरूरत से ज्यादा लोगों का एक ही चीज में इन्वॉल्व होना। यहाँ पर ये जो 8-10 है ये जरूरत से ज्यादा ही है, हमें जरूरत तो 2 की ही थी,
हमने फिर भी 4 को अकोमोडेट कर लिया, लेकिन उससे ज्यादा थोड़ी ना हो सकते, राइट। तो वही होता है क्या, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला था। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट जब इंडस्ट्रियल सेक्टर से बढ़ी तो वो लोग भी कहाँ चले गए, एग्रीकल्चर सेक्टर पे चले गए। इसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर ओवर पॉपुलेटेड हो गया। क्या हो गया, ओवर पॉपुलेटेड। ओके, जितने लोगों की जरूरत नहीं है उससे ज्यादा लोग वहां पर काम करने लगे, तो वो क्या हुआ, वो सबको एम्प्लॉयमेंट तो दे रहा है लेकिन सबके लिए उतना मनी नहीं जनरेट कर पा रहा था। तो इस पर्टिकुलर चीज को हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, और ये हमें उस टाइम पर एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा हम बोल सकते हैं प्रोपोर्शन में देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम थी कि अब ये जो 8 से 10 लोग हैं इन्हें या तो आप दूसरा काम दो, राइट, या इनके लिए लैंड प्रपोर्शन इंक्रीज करो ताकि हर एक पर्सन अच्छे से अर्न कर सके। ओके, so it refers to the state in which more people are engaged in work than are really needed। ठीक है, more people are engaged जो कि needed से ज्यादा। ओके, very high incidence of disguised unemployment was seen in agriculture during 1950 to 1990। ओके, आई होप सो कि ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देन हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल, बहुत ही बिग प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम आई शुड से। क्या है, हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। जो एग्रीकल्चर सेक्टर था स्टूडेंट्स, वो रेनफॉल पर डिपेंडेंट था। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं देखने को मिलती थी। ठीक है, जो रेनफॉल हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो हम कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा हो गई तो भी हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब कि जो भगवान की मर्जी हो गई वो हो जाएगा, राइट। तो बस जब रेनफॉल पर डिपेंडेंट थी हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर, तो अगर रेनफॉल बराबर हुई तो वेरी गुड, प्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा। अगर रेनफॉल नहीं हुई तो नहीं होगा प्रोडक्शन। अगर रेनफॉल जितनी होनी थी उससे ज्यादा हो गई तो भी जो क्रॉप्स हैं वो खराब हो जाएंगी, राइट। और अब ऐसा जरूरी थोड़ी ना होता है कि अच्छा ठीक है, एक क्रॉप को चाहिए 50 ml ऑफ वाटर तो उसको उतना ही मिल रहा है, रेनफॉल सिर्फ उतनी हुई, उससे ज्यादा भी हो सकती है, थोड़ी ज्यादा ही ज्यादा हो सकती है, राइट। 50 की जगह 200 हो गई हो, क्या पता हमें, या वो एकदम ना हो, तो ये कंडीशंस हो सकती है। एंड रेनफॉल पर हमारा बस तो है नहीं कि बस हमने चाहा तो रेनफॉल हो जाएगी, जितनी चाहेंगे उतनी हो जाएंगी, वो तो जितनी हो गई उतनी हो गई, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ये भी एक बहुत ज्यादा एक मेजर प्रॉब्लम हुआ करती थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। So due to poor agriculture techniques, farmers dependent largely on rainfall. There was minimum growth of this sector in the year that receives least rainfall। ठीक है, बहुत ही कम ग्रोथ होती थी उन ईयर में जब रेनफॉल कैसी थी, लीस्ट, होती ही नहीं थी या फिर बहुत ही कम रेनफॉल होती थी। ठीक है, तो आई होप कि ये तीनों पॉइंट्स तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये प्रॉब्लम्स जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ये इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। ठीक है, देन सब्सिस्टेंस फार्मिंग, अब ये क्या होता है? सो इट इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ओनली फॉर वंस यूज विदाउट एनी सरप्लस फॉर ट्रेड। ठीक है, देयर वाज आल्सो वेरी हाई इंसिडेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। देखो अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था एक फार्मर का जो कि उसकी 1 एकड़ ऑफ लैंड पर कितना प्रोडक्शन कर रहा है, 50 kg ऑफ वीट का, और 45 kg वो खुद यूज कर रहा है, सिर्फ 5 kg जो है वो सेल कर रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हम यही बोलेंगे कि जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो वही आप खुद कंज्यूम कर रहे हो, आप उसे ट्रेड के लिए उसका प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो। ठीक है, वो जो 5 kg था वो भी नहीं कर रहे हो, आपने जितना प्रोडक्शन किया उतना पूरा आपने खुद ने कंज्यूम कर लिया। तो अब देखो जब प्रोडक्शन हो रहा है, खुद कंज्यूम कर रहे हो, तो अब इसके बाद में क्या हुआ, जो दूसरे लोग हैं उन्हें फूड नहीं मिला। ठीक है, बिकॉज आपने वो सेल ही नहीं किया मार्केट में। उसके बाद में खुद की इनकम भी जनरेट नहीं हुई
क्योंकि जब तक आप आपके प्रोडक्ट को सेल नहीं करोगे आप इनकम जनरेट कैसे करोगे, राइट? और जब एक पर्सन सोलली एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है और वो कुछ भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा है तो उसकी इनकम कहाँ से होगी? तो अल्टीमेटली देखो कहाँ से हम आए कि जो इनकम लेवल था वो एकदम कम हुआ करता था उस टाइम पर एग्रीकल्चर सेक्टर में, राइट? बिकॉज जो सरप्लस, कुछ सरप्लस होता ही नहीं था तो वो ट्रेड के लिए सेल ही नहीं किया जाता था। ओके, सो सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी एक प्रॉब्लम थी एग्रीकल्चर सेक्टर की, और एक बिग प्रॉब्लम थी ये, क्योंकि अगर आपका जो भी प्रोडक्शन हो रहा है अगर मार्केट में आता, वो सेल होता, तो पहली चीज तो इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो कि हमें करना पड़ रहा था बिकॉज क्योंकि हमारे मार्केट में जो है वो फूड आ नहीं रहा था, तो हम सबको भूखा तो नहीं रख सकते, तो सबके लिए क्या हो रहा था कि हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा था। तो देखो यहाँ पर हमारे पास में जो सेल्फ रिलायंस वाली बात है वो नहीं थी, मतलब कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना लार्ज शेयर ऑफ पॉपुलेशन थी, फिर भी एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं था, हमें इंपोर्ट करना पड़ता था, राइट? तो ये चीजें, ये एक प्रॉब्लम ही थी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की, ठीक है? देन आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही बात है, जो टेक्नोलॉजी थी वो आउटडेटेड थी इन द सेंस व्हाट, बिल्कुल जो पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी चलती थी वही चलती थी, टेक्नोलॉजी में चेंजेस नहीं हो रहे थे, टेक्नोलॉजी जो है उसमें अपग्रेडेशन नहीं हो रहा था, ये ट्रैक्टर्स वगैरह जो हार्वेस्टर्स हैं, थ्रेशर्स हैं, ये चीज़ें नहीं आ रही थी मार्केट में, तो इसकी वजह से भी जो प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भी इंक्रीज नहीं हो पा रहा था। ओके, देन कम्स कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन टेनेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स। टेनेंट्स कौन हो गए? जो कि रेंट पर लेते थे लैंड को, और लैंडलॉर्ड्स कौन हो गए? जिनका लैंड होता था, जो कि रेंट पर देते थे, राइट? तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स, लैंडलॉर्ड जो है वो बहुत ज्यादा हाई रेंट जो है वो चार्ज करते थे, और टेनेंट्स के पास में इतना होता नहीं था, राइट? अब जब टेनेंट्स के पास में इतना नहीं है तो वो इतना दे कैसे? लेकिन लैंडलॉर्ड्स जो है वो सुनते नहीं थे, उन्हें चाहिए होता था, तो ये भी एक मेजर इशू था कि ये कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है? ये भी एक क्या थी? प्रॉब्लम थी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की। सो फार्मर्स वर ऑफन अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल कॉन्ट्रैक्ट दैट बॉन्ड देम टू देयर लैंडलॉर्ड्स। लैंडलॉर्ड्स यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम फार्मर्स एंड डिप्राइव्ड देम ऑफ देयर नेसेसिटीज, ठीक है? अब जो फार्मर्स के पास में कुछ थोड़ी बहुत इनकम अगर होती थी तो वो उन्हें किसे देना पड़ता था? लैंडलॉर्ड्स को देना पड़ता था, और इसकी वजह से जो फार्मर्स थे उनकी जो नेसेसिटीज थी वो पूरी नहीं हो पाती थी, ठीक है? सो आई होप स्टूडेंट्स की ये पॉइंट्स भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और ये जो प्रॉब्लम्स है एग्रीकल्चर की ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि एट दैट टाइम एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी या क्या क्या प्रॉब्लम्स होती थी। ओके, सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने जो जो पढ़ा है आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ देखो, अभी हमने देखा कि ये प्रॉब्लम्स हो रही है, अब इन प्रॉब्लम्स को ठीक भी तो करना पड़ेगा, राइट? तो इन प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक किया गया, क्या क्या पॉलिसीज फ्रेम की गई, ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? सो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो किस पर बेस्ड होगा? पॉलिसीज टू रिफॉर्म एग्रीकल्चर, या फिर पॉलिसीज ऑफ डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है? सो आई होप सो कि इतना पार्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। मिलता है अपने नेक्स्ट लेक्चर में विथ आवर पॉलिसीज फॉर डेवलपमेंट। थैंक यू।